चलिए, आप लोग का परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर मोस्ट वेलकम है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है 15 जुलाई को है। और इस एग्ज़ाम में अब आप लोग ने जो तैयारी कर रखी है वो तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। हमारी ओर से एक स्पीडली बहुत ही रैपिड रिवीजन बैच चलाया जाएगा, जिसमें आप लोग को सारे लॉ के पेपर कराए जाएंगे। इसके बाद आप लोग को जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया जाएगा, 5 मॉडल पेपर लॉ के रहेंगे और 5 मॉडल पेपर जो है वो आप लोग के जनरल स्टडीज़ के रहेंगे, जैसा एग्ज़ामिनेशन में आएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो आज हम लोग जो पेपर को स्टार्ट करेंगे सीपीसी, क्योंकि देखिए बिहार के एपीओ के प्री क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो सीपीसी। इसका रीज़न क्या है कि अभी तक सीपीसी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में नहीं आता था। तो सीपीसी पर अगर आप कमांड बना लेंगे तो बिहार के एपीओ के जो कैंडिडेट हैं उनसे आप थोड़े से आगे रहेंगे। बाकी आपको तो अपना बीएनएस भी तैयार करना है, बीएनडबलएस भी तैयार करना है, बीएसए भी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी करना है। लेकिन ज़रा सीपीसी पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि जो एपीओ की तैयारी करते हैं वो सीपीसी चूँकि सिलेबस में ही नहीं रहता तो उसको पढ़ते नहीं। तो आज हम लोग जो पेपर स्टार्ट करने चल रहे हैं उसका नाम है सीपीसी। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सीपीसी में ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन चीज़ों को सीपीसी में हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सीपीसी जो हमारी है वो सेक्शन और आर्डर दो पार्ट में डिवाइड है। जो सेक्शन है और जो ऑर्डर है, सेक्शन की संख्या 158 है और आर्डर की सेक्शन जो संख्या है वो 51 है। अब देखिए, जो सेक्शन और आर्डर को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले ये देखें कि कौन कौन सी सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से आर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको बहुत हमको छोड़ना नहीं है, जिनको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद अगर टाइम रहता है तो जो बच्चे हैं उसको भी आप देख सकते हैं, नहीं टाइम रहता तो इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हमने 80 जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन सेलेक्ट किया है। आउट ऑफ 158 में 80 सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया है। और जो ऑर्डर 51 है उसमें से 35 ऑर्डर को सेलेक्ट किया है। तो आप लोग अपनी पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, ज़रा लिखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। लिखिए सेक्शन 1 to 6, 1 से 6, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31, 33 से 35, 36 से 74, 75 से 78, 79 से 80, 85, 87 बी, 89, 91, 91, 94, 96 to 100, 113 to 115, 113 से 115, 132 to 135A, 148A, 148A, 151, 152, 153 एंड 158। ऑर्डर पे आइए, 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर। ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू 10, 3 से 10, 13 से 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38 to 45, 46 एंड 47। देखिए जो क्लास आप लोग के चल रहे इसका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिलेगा, और जो जिस बैच में आप लोग जुड़े हैं रैपिड रिवीजन उसी में। तो ज़रा एक बार जब वीडियो चला जाएगा तो मिला लीजिएगा, कोई सेक्शन और ऑर्डर आपका छूटा ना हो। जो आपने लिखा है इसको देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग सीपीसी में बेसिक चीज़ क्या क्या है ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे, जो प्री के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्री के एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि जो सीपीसी है इसका एक्ट नंबर क्या है। तो देखिए इसका एक्ट नंबर है 5। इसका एक्ट नंबर क्या है 5। यानी 1908 में जब पहली बार सीपीसी बनी थी, तो जो सीपीसी जब बनी थी तो इसके पहले 4 एक्ट ऑलरेडी बन चुके थे। कब? 1908 में, 1908 में। ये वाला जो बना है इसका सीरियल नंबर क्या है 5 है। तो ये प्री के एग्ज़ाम में बराबर आता है, आपसे पूछा जाता है सीपीसी का एक्ट नंबर क्या है, तो 5 नंबर इसको ध्यान रखिएगा। जो सीपीसी है इसको ड्राफ्ट किसने किया? तो सीपीसी को ड्राफ्ट किया है ब्रिटिश जूरिस्टिक थे सर हेनरी एरलिक रिचर्ड। जो सीपीसी का प्रारूप तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, वो उनका नाम था सर हेनरी एरलिक रिचर्ड। देखिए जो सीपीसी हम लोग के है उसका क्लासिफिकेशन है 158 सीपीसी में सेक्शंस है और 51 ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सेक्शन और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। जो सेक्शन है इसमें सिविल नेचर के जो सूट होते हैं, उन सिविल नेचर के सूट पर किन किन सिद्धांतों का, किन किन प्रिंसिपल का हम लोग को पालन करना है, और उसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम अपने सीपीसी के सूट को फाइल करते हैं। जैसे सीपीसी हम लोग का क्या है, प्रोसीजर रहा है, प्रक्रियात्मक विधि है। तो सीपीसी का जो सब्सटेंटिव लॉ है, मौलिक विधि है, सारवान विधि है, वो क्या है? जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब क्या है? सब सिविल नेचर के क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। अगर किसी का एग्रीमेंट ब्रीच होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आती है, पार्टनरशिप एक्ट में आती है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आती है, तो इसके लिए कहा गया है कि सिविल नेचर का सूट आप ला सकते हैं डैमेजेस सूट के रूप में, कंपनसेशन सूट के रूप में, डैमेजेस सूट के रूप में, कंपनसेशन के सूट के रूप में हम लोग ला सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम लोग ला सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, सीपीसी में हम लोग लाते हैं। तो सेक्शन में बताया गया है प्रिंसिपल, जिसको आप लोग बोलते हो डॉक्ट्रिन, सिद्धांत। जैसे सेक्शन नंबर हम लोग का 10 है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। सेक्शन नंबर 11 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, परांग न्याय का सिद्धांत। तो ये सब बातें सेक्शन में बताई गई हैं। जो ऑर्डर्स हैं उसमें बताया गया है कि सेक्शन को कैसे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में लाएंगे। जैसे सेक्शन 26 कहता है कि अगर किसी के लीगल राइट ब्रीच होते हैं तो वो सिविल सूट ला सकता है प्लेंट के थ्रू, ठीक है, 2 कॉपी में। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो केवल सेक्शन 26 कह देता है, प्लेंट पे क्या ड्राफ्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या कंटेंट्स होगा? तो इसके लिए हमको सहारा लेना पड़ता है ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7। तो सेक्शन की बातों को हम लोगों को कैसे फंक्शन में लाना है, कैसे हमको अपनी ड्राफ्टिंग करनी है, हमारा कंटेंट्स क्या होगा, कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें क्या कंटेंट्स होगा, अगर कोई हम सिविल सूट फाइल करते तो उसके क्या कंटेंट्स होंगे, हम अगर अपील रिवीजन फाइल करते तो उसके क्या कंटेंट्स होंगे, ये सब बताया जाता है ऑर्डर में। ठीक, अब देखिए जो हम लोग की सीपीसी है इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जनवरी 1909। याद रखिए 1908 नहीं है, 1909। जब सीपीसी हम लोग की बनी थी तो होल द ब्रिटिश इंडिया में लागू होती थी। जिस समय ये 1909 में इसको इन्फोर्स किया गया था तो ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू होती थी। जब 1947 में डिवीज़न हुआ भारत का, ब्रिटिश इंडिया का,
दो कंट्री बन के सामने आए, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो हम लोग का इंडिया बन के सामने आया तो ये सीपीसी दो जगह पे लागू नहीं होते थे। एक तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे लागू नहीं होते थे और दूसरा नागालैंड एंड ट्राइबल्स एरिया पे लागू नहीं होता था। ये कब तक? 1947 से लेके 2019 तक, 1947 से लेके 2019 तक हम लोग की जो सीपीसी थी वो नागालैंड स्टेट और उसके जो ट्राइबल्स एरिया हैं वहाँ पर और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट बना। वो एक्ट का नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस एक्ट के द्वारा जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 थी उसको ख़त्म किया गया और ये कहा गया कि इंडिया के जितने भी लॉ हैं, कानून हैं, सब के सब जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। तब से क्या कर दिया गया कि सीपीसी को भी जेके में लागू कर दिया गया। आज की डेट में 2026 में जब एग्ज़ाम होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सीपीसी कहाँ लागू होता है, इसका इन्फोर्समेंट कहाँ कहाँ है, तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट नागालैंड स्टेट एंड ट्राइबल्स एरिया। आज के समय में नागालैंड राज्य में और जो क्या है ट्राइबल्स एरिया है, जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र है, उनको छोड़कर पूरे इंडिया में, होल द इंडिया में सीपीसी लागू की जाती है। एक तो प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। दूसरा, क्या नागालैंड स्टेट और ट्राइबल्स एरिया लागू कर सकते हैं सीपीसी? तो इसके लिए कहा गया कि अगर नागालैंड स्टेट चाहे तो अपने विधानसभा से एक बिल पास करे और गजट पब्लिश करे, गजट में यह कह दे कि हम भी सीपीसी को लागू कर सकता है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोसीजरल लॉ होते हैं, जैसे हम लोग का BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, हम लोग का सीपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है या BSA है, इन सब में अमेंडमेंट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को रहती है। और जितनी हम लोग की सब्सटेंटिव लॉ रहती है, जैसे BNS है, हम लोग का सब्सटेंटिव लॉ है, तो उसमें क्या होती है, अमेंडमेंट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो सीपीसी को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सीपीसी में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है। तो ये चीज़ देखो, एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया है इसमें से आएंगे। अब हम लोग जरा सीपीसी के आते हैं। देखिए, जो सीपीसी में होते हैं उसको बोलते हैं सिविल सूट। सीपीसी में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सिविल सूट। जैसे हम लोग क्रिमिनल सूट जानते हैं, वैसे सिविल सूट होता है। सिविल सूट 3 प्रकार के होते हैं अंडर सीपीसी। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सूट, दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक सूट और तीसरे को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। पहले को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सूट। देखिए, जो नॉर्मल सूट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सामान्यवाद। सामान्यवाद। जो स्पेसिफिक सूट होता है इसको हम लोग कहते हैं विशिष्टवाद। और जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधिवाद। प्रतिनिधिवाद। जो नॉर्मल सूट है इस पे कौन कौन से सेक्शन लागू होती है, कौन कौन से ऑर्डर लागू होते हैं, ये नीचे हमने लिखा है। सेक्शन 26 के साथ जो चलेगा, साथ साथ ऑर्डर 1, 2, 4, 7। ये सेक्शन और ऑर्डर का वही रिश्ता होता है। जैसे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो हम लोग रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सलाद खाते हैं, तब हमारा एक बैलेंस डाइट तैयार होता है। ऐसे सिविल सूट बिना सेक्शन के ऑर्डर के साथ साथ चले, सिविल सूट नहीं रेडी हो पाता, तो दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। अब आता है स्पेसिफिक सूट। देखिए, जो स्पेसिफिक सूट है वो सेक्शन 79, 80 में है और इसके साथ जो ऑर्डर रन करता है वो है 27, ऑर्डर 27। विशिष्टवाद हर समय जो VIP लोग होते हैं उनके अगेंस्ट आता है, ठीक है। जो अथॉरिटी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग को स्पेसिफिक सूट लाना होता है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो ऑर्डर 1 रूल 8 में है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नो सेक्शंस नॉट डिफाइन इन एनी सेक्शन, ऐसे लिख लो आप, नॉट डिफाइन इन एनी सेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में किसी भी धारा में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब प्री में आएगा, देखिए 5 अल्टरनेटिव्स आएंगे, 5 आप लोग के लिए। तो आपसे दिया रहेगा, सेक्शन भी दिया रहेगा, ऑर्डर भी दिया रहेगा, ठीक है। और किसी अगर ए बी सी डी जो 5 ऑप्शन है उसमें अगर लिखा है नॉट डिफाइंड इन एनी सेक्शन, तो बड़ा सावधानी से रखिएगा, इस पर कोई सेक्शन लागू नहीं होती। ये आपके कॉपी में आंसर लिखा रहना चाहिए। ये केवल और केवल किस में दिया गया है? ऑर्डर में, ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 में। ये 3 प्रकार के हम लोग के क्या होते हैं? सिविल सूट होते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आज हम लोग केवल नॉर्मल सूट के ज़रा डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो नॉर्मल सूट होता है, सामान्य सूट जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सामान्यवाद वाद। अब जैसे आप इसको नॉर्मल सूट दिमाग में आए, तुरंत सेट करिए कौन कौन सी सेक्शन है। तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 26 है। फिर ऑर्डर कौन कौन सी है, तुरंत याद करिए, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 7। ये आपको तेज़ी से याद करना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल सूट या सिंपल सूट की दिमाग में बात आए, तुरंत आप सेक्शन 26 के साथ 1, 2, 4, 7 को याद रखेंगे। नॉर्मल सूट आता कब है? जितने लोग भारत में रहते हैं, ठीक, अगर किसी के लीगल राइट ब्रीच होते हैं, किसी व्यक्ति के लीगल राइट अगर ब्रीच होते हैं, विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति कहलाने लगता है नॉर्मल पर्सन से विक्टिम पर्सन। जो व्यक्ति नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन जैसे हम लोग, सब लोग क्या है? नॉर्मल पर्सन है, हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। जब हमारे विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, हमारे विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो हमको, हमारा नाम हो जाएगा विक्टिम पर्सन, पीड़ित व्यक्ति। अब हम पीड़ित व्यक्ति हुए, हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो हम चुपचाप पीड़ा को सह लें, नहीं जाए कोर्ट के पास, कोई इसके हम आगे एक्शन न लें, चुपचाप आप बैठ जाइए। तो कोर्ट आपको बुला के नहीं कहेगा कि आपके लीगल राइट टूटे हैं, क्यों नहीं आ रहे हमारे पास, आप नहीं जानना चाहते, मत जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा लीगल राइट टूटा है, मैं सूट लाऊंगा, तब कहा जाता है कि आप अगर जो पीड़ित व्यक्ति हो गए, विक्टिम हो गए, अब आप सिविल कोर्ट में सूट ला सकते हैं। सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपका मतदाता सूची में नाम दिया गया है, और जिस दिन वोट कास्ट करने की डेट आती है, आपके एरिया में मत पड़ रहे हैं, किसी स्कूल कॉलेजेस में आप जाते हैं प्रिस्क्राइब टाइम में, जो 8 बजे से 5 बजे तक नॉर्मली जैसे वोट कास्ट होता है, आप गए क्या ना बूथ पर, वहाँ पर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो आपको वोट देने से मना कर देता कि आप वोट नहीं दे सकते। आपने उससे कहा क्यों नहीं दे सकते? बोला कि नहीं, मैच नहीं कर रहा है आपका, आपका वोटर आईडी ये सब मैच नहीं, किसी तरह से आपको वो वोट देने से मना कर देता। अब आपके पास 2 ऑप्शन, आपने सोचा कि अब हम क्यों इसे चिक चिक झिक झिक करें, ये तो खुद ही हम दोपहर में आए हैं, गर्मी का समय है, वैसे भी आधा दिमाग ख़राब है, छोड़ो जाओ, नहीं देंगे, तो चुपचाप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे हम एक अच्छे नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते हमें ये वोट नहीं देने दे रहा है, हमारा तो इतना तगड़ा राइट्स है, हम लोग को सिटीजन के नाते, हम लोग को डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ा राइट तो यही दिया गया, वोट कास्ट करने का, तब आप ला सकते हैं सिविल सूट। सिविल सूट आप कहाँ ला सकते हैं? सिविल सूट ला सकते हैं आप सिविल कोर्ट में। और इसी पर लॉ ऑफ टार्ट्स का केस है, एशवी वर्सेस वाइट। जब लॉ ऑफ टार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये केस लाता है, एशवी वर्सेस वाइट का केस। तो देखिए 2 बातें हैं, अगर पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जाता है, तो अब जब कोर्ट जाएगा तो पहले बात तो उसका नाम बदल जाएगा। कोर्ट जाने पर अब उसका नाम हो जाएगा प्लेंटिफ। कोर्ट जाने पर उसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेंटिफ, जिसको कहते हैं वादी। तो ध्यान रखिए, नंबर 1 पे वो क्या था? नॉर्मल पर्सन था। नंबर 2 पे वो हो गया विक्टिम। नंबर 3 पे वो हो गया प्लेंटिफ। ये तीनों सीरियल से चल रहे हैं, पहले नॉर्मल पर्सन था, फिर विक्टिम पर्सन हुआ, फिर प्लेंटिफ हुआ, ठीक है। अब जब तक सिविल सूट चलेगा उसका नाम होगा प्लेंटिफ, उसका पूरा नाम क्या होगा? प्लेंटिफ। जैसे सुमित है, ठीक है, आँख में इनकी प्रॉब्लम लग रही है, क्लास चल रही है, आँख को, क्या सुमित कोई दिक्कत है क्या आँख में? चलिए, अब जैसे इनका नाम है सुमित कुमार, ये नॉर्मल व्यक्ति हैं। मान लीजिए
इनको कोई पीड़ा हो गई, इनके लीगल राइट टूट हुए, तब ये क्या कहलाएंगे? पीड़ित व्यक्ति। अगर इन्होंने डिसीजन लिया कि हमें कोर्ट का सहारा लेना है, तब इनका नाम क्या हो जाएगा? वादी सुमित, प्लेंटिफ सुमित। और जब तक ये सूट चलेगा ये क्या कहलाएंगे? प्लेंटिफ सुमित। जब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आप जानते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ पर जो जज साहब होते हैं वो क्या करते हैं? केस के अनुसार लोगों की पुकार करवाते हैं। बोलते भाई वादी सुमित को बुलाइए, तो आप देखते होंगे पुकार करने वाला गेट पे आता है, बोलता है वादी सुमित हाजिर हों। अब इनका पूरे मामले में क्या नाम चलेगा? प्लेंटिफ सुमित, वादी सुमित। ठीक है। अब इनको जो प्लेंट ड्राफ्ट करना है, अब ये कोर्ट जाएंगे, विक्टिम से प्लेंटिफ बनने के लिए इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा। एडवोकेट के द्वारा प्लेंट ड्राफ्ट करानी पड़ेगी। प्लेंट को जो सिविल कोर्ट होती है उसके ऑफिस में ले जाके जमा करना पड़ेगा। तो जब ये सारे प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी इन्होंने एडवोकेट को हायर किया, एडवोकेट ने अपना वकालतनामा लगा दिया, इनके लिए एक प्लेंट ड्राफ्ट कर दिया, और प्लेंट ड्राफ्ट करके 2 कॉपी में सिविल कोर्ट के ऑफिस में जमा कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट जज। ये 3 हमारी ओरिजिनल कोर्ट हैं। जितने एडीजेस होते हैं वो ओरिजिनल कोर्ट नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो एप्लीकेशन फाइल होती है, प्लेंट फाइल होती है, तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करते हैं? अपने एडीजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन कोई एडीजे के डायरेक्ट हम लोग सिविल सूट नहीं ले जा सकते। अब ये हो गए प्लेंटिफ। अब ध्यान समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझाया जा रहा है। अब जो ये सुमित मिस्टर हैं, सुमित नाराज़ तो नहीं हो रहे हो भाई? कहाँ गए हैं कि नहीं क्लास में? अब जो गुस्सा तो नहीं रहे, पता चला हमारे खिलाफ ही एक मुकदमा कर दो क्लास ख़त्म होने के बाद, हैं? चलो, अब देखो ये जो प्लेंटिफ हैं, इन्होंने प्लेंट फाइल किया। जो ये प्लेंट फाइल होती है 2 कॉपी में। ये प्री का क्वेश्चन है कि प्लेंटिफ अपना प्लेंट कितने कॉपी में करेगा? 2। इसका देखो मैथमेटिकल इक्वेशन है 1 + 1। 1 हर समय कांस्टेंट रहता है। ये 1 वाला जो होता है कांस्टेंट रहता है, और जो दूसरा वाला 1 है ये वेरिएबल रहता है। देखो जो पहला वाला 1 है, ये जो प्लेंट तैयार होता है ओरिजिनल कॉपी, जिसमें कोर्ट फीस वगैरह लगाई जाती है, प्लेंटिफ के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, ये वाली कॉपी कोर्ट अपने पास रख लेता है। ये वाली कॉपी क्या करता है? कोर्ट अपने पास रख लेता है। जिसके अगेंस्ट हम प्लेंट लाए हैं, हम किसके अगेंस्ट प्लेंट लाए हैं? डिफेंडेंट, प्रतिवादी। अगर डिफेंडेंट की संख्या 1 तो सेकंड कॉपी 1, डिफेंडेंट की संख्या 2 सेकंड कॉपी 2, डिफेंडेंट की संख्या 50 सेकंड कॉपी 50। तो ये जो सेकंड कॉपी है ये वेरिएबल होता है। प्री में आएगा कि सेकंड कॉपी कितनी है, तो आप लोग टिक लगाइएगा नंबर ऑफ डिफेंडेंट। जो सेकंड कॉपी होगी प्रतिवादियों की संख्या के अनुसार तैयार की जाती है, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो हर समय 1 रहता है, वो कांस्टेंट है, यानी वो हिलता डुलता नहीं, वो हर समय केवल 1 रहता है। और जो सेकंड कॉपी होती है ये वेरिएबल होती है, हिलती डुलती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। यानी जितने लोग को आप अपोजिट पार्टी बनाओगे, जिनको हम लोग प्रतिवादी कहते हैं, जिनको हम लोग डिफेंडेंट कहते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो इसको हम नाम क्या देंगे? वेरिएबल। और इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। चाहे तो और दूसरे तरीक़ा से याद कर लो। जैसे जो कांस्टेंट है, जो पुराने लोग हैं उनको हमने बताया भी है क्लास में, जो लोग नए हैं वो भी सीख लें। जैसे मान लीजिए जो कांस्टेंट है, हम लोग का जो मुंह होता है, मुंह में हम लोग के 2 जबड़े हैं, एक ऊपरी और एक निचला। तो दोनों में से कौन हिलता डुलता है? ऊपर वाला कि नीचे? पारुल सैनी, मुंह में 2 जबड़े हैं, तो कौन सा हमारा कांस्टेंट है, कौन सा हिलता डुलता है? पहले तो आप चेक करो, 2-4 मिनट। चेक हो गया? बोलिए, जल्दी बोलिए। तो नीचे वाला जबड़ा हिलता है। अरे आप सीनियर हो गए तो इसका तो आज से ये ध्यान रख लो, जो अपर वाला होता है ऊपर, ये कांस्टेंट है। ये इसको लिख लो 1। किसी भी तरह याद करो, को रिलेट करो। लॉ जो है, देखो लॉ हम लोग का बहुत ही कठिन है, बहुत ही सरल है, दोनों है, बीच का नहीं है।
जिसको लॉ का प्रोविज़न याद होने लगा, समझदारी हो गई, नशा चढ़ गया लॉ पढ़ने का, उसके लिए लॉ बहुत ईजी। और जिसने लॉ को नहीं समझा वो चाहे 10 साल मेहनत करे, चाहे 15 साल मेहनत करे, फिर वो लॉ नहीं क्लियर होता। तो इसको कोरिलेट कर लीजिए, कोरिलेट कर लीजिए कि जो एक कापी कोर्ट में जाती है वो ऊपरी जबड़ा की तरह है, कांस्टेंट। जो हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हम लोग का हर समय चलता है नीचे वाला जबड़ा। तो इसको आप लिख लो वेरिएबल, हिलता डुलता है। ठीक, चलो इसी तरह याद कर लो, किसी तरह याद कर लो। अब देखिए, अब ध्यान से ज़रा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है आप लोग को। जब प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट को कोर्ट में फाइल कर दिया, तो जब कोर्ट में फाइल हो जाता है तो कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और अथवा नंबर 2, नंबर 3। जब कोर्ट के पास ये प्लेंट की कॉपी जाती है ओरिजिनल, और प्लेंटिफ के एडवोकेट बताते हैं कि मैं क्यों प्लेंट लाया हूँ और ये जो प्लेंट है ये मैं इस कोर्ट के भीतर क्यों लाया हूँ, यानी कि वो पहला आर्गूमेंट करते हैं प्लेंट के लिए। तो कोर्ट 3 काम करेगा, या तो उनकी बात को सुनने के बाद रिटर्न ऑफ द प्लेंट, रिटर्न ऑफ द प्लेंट सुना, बोला वकील साहब ये प्लेंट आप वापस लीजिए, ये मेरे जुरिस्डिक्शंस में नहीं आता, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, मेरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस में नहीं आता, इसको आप वापस ले लीजिए। अभी AIB 21 में यही क्वेश्चन आया था। दूसरा है कि उन्होंने सुना और सुनने के बाद ये देखा कि प्लेंट जो ड्राफ्ट किया गया उसमें कई कमियां हैं। प्लेंटिफ ने सिग्नेचर ही नहीं किया है प्लेंट में। प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में क्या कर दिया है, रिलीफ ही नहीं मांगा, उपचार ही नहीं मांगा। तो वो क्या करते हैं, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, प्लेंट को खारिज कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब प्लेंट रिटर्न होता है तो ओरिजिनल कॉपी प्लेंटिफ के एडवोकेट को दे दी जाती है पहले में। लेकिन अगर कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया तो ये फिर पार्टी को नहीं मिलता, प्लेंटिफ के एडवोकेट नहीं मिलेगा। ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा रिकॉर्ड रूम, रिकॉर्ड रूम यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ भेज दिया जाएगा, ये आपको मिलेगा नहीं। तीसरा ये कि एडवोकेट ने, अच्छे एडवोकेट थे, सीनियर थे, समझदार थे, न तो रिटर्न हुआ न तो रिजेक्ट हुआ, बल्कि एडवोकेट ने प्रॉपर आर्गूमेंट किया, कोर्ट को फुली सेटिस्फाई किया, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि प्लेंट जो लाया गया बिल्कुल सही लाया। तब कोर्ट क्या करती, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और कोर्ट ऑर्डर लिखती है, ऑर्डर सीट में जो कोर्ट की फाइल है जिसमें ऑर्डर सीट लगा रहा है, कोर्ट उसमें लिखती है कि प्लेंटिफ के एडवोकेट के बातों को सुना और प्लेंटिफ के प्लेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर प्लेंट रिटर्न होती है तो ऑर्डर 7 रूल 10 में, प्लेंट अगर रिटर्न होती है, सब प्री में आएगा, प्लेंट रिटर्न होती है तो ऑर्डर 7 रूल 10 में। अगर प्लेंट रिजेक्ट होती है, खारिज होती है, तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 में, ऑर्डर 7 रूल 11 में। ये प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अगर प्लेंटिफ के प्लेंट को जो सिविल कोर्ट था उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और ये ध्यान रखिएगा 90% 95% एक्सेप्ट हो जाता है। क्यों, जो एडवोकेट होते हैं, जो सिविल के लायर होते हैं, उनको सब मालूम रहता है कौन कौन सी बातों को लिखना है, क्या कहाँ कहाँ सिग्नेचर होना है, कहाँ कहाँ पे जो है रेमेडीज़ की बात करनी है, तो वो प्रॉपर ड्राफ्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लेंट मैक्सिमम जो होता है वो रिटर्न हो जाता है। और इसके साथ ये डिसाइड करते हैं ये प्लेंट का जुरिस्डिक्शंस किस कोर्ट में है, तो उसी कोर्ट में फाइल करते हैं ये। लेकिन ये प्रोविज़न है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे किया जाएगा। अब प्लेंटिफ का प्लेंट जो सिविल कोर्ट है उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान समझिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लेंट, वादी का वाद पत्र सिविल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लेंट। जिस डेट पर एक्सेप्टेंस हुआ, जैसे मान लीजिए आज 22 जून है, आज 22 जून 2026 है। आज प्लेंटिफ का प्लेंट पुटअप हुआ सिविल कोर्ट के सामने। पुटअप होने के बाद जो प्लेंटिफ के एडवोकेट थे उन्होंने आर्गूमेंट किया, सिविल कोर्ट ने आर्गूमेंट को सुना, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि प्लेंटिफ के प्लेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। ये आज हो गया। आज की डेट से 7 डेज़, और ये 7 डेज़ जो है मैक्सिमम टाइम दिया जाता है प्लेंटिफ को इस बात के लिए कि जो आपका प्लेंट हमने एडमिट कर लिया तो ओरिजिनल कॉपी तो हम रख लिए, कोर्ट कहता है,
जो उसकी सेकेंड कॉपी है उसको आप भिजवाइए, किसको? डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को। जो सेकेंड कॉपी है, आपने डिफेंडेंट एक बनाया तो एक कॉपी भिजवाइए डिफेंडेंट को। आपने 10 लोगों को प्रतिवादी डिफेंडेंट बनाया तो 10 कॉपी भिजवाइए। तो इसके लिए कोर्ट क्या करती है, फर्स्ट डे से 7 डेज, 1 से 7 दिन का समय देता है। प्री में पूछा जाता है कि प्लेंट एक्सेप्ट होने के बाद सिविल कोर्ट कितना टाइम देता है प्लेंटिफ को प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को भिजवाने के लिए। तो मैक्सिमम 7 डेज है, 7 डेज। अब ये जो प्लेंटिफ है उनको ये डिसाइड करना है कि हम ये कॉपी कैसे भिजवाएं। तो क्या क्या ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल सिस्टम है और क्या क्या करंट टॉपिक जुड़ा है। तो अगर प्लेंटिफ ये कहते हैं कि सेकंड कॉपी मुझे दे दीजिए और मैं डिफेंडेंट को रिसीव करा के रिसीविंग ला के कोर्ट में जमा कर दूंगा, तो कोर्ट कहती ठीक है आप ले जाइए। तो प्लेंटिफ या प्लेंटिफ के एडवोकेट अगर कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि डिफेंडेंट वाली कापी, सेकंड कापी मुझे दे दीजिए और मैं इसको ले जाके डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को रिसीव करा के रिसीविंग ला के कोर्ट में जमा कर दूंगा, पहला सिस्टम। दूसरा ये कहते हैं कोर्ट के एम्प्लॉय से भिजवा दीजिए, तो कोर्ट कहती है खर्चा दीजिए, एम्प्लॉय ऐसे नहीं जाएगा, उसका आप 1 दिन की सैलरी के बराबर जमा करिए। तीसरा, अगर प्लेंटिफ के एडवोकेट कहते हैं स्पीड पोस्ट कर दीजिए, तो स्पीड पोस्ट का कहते हैं कि खर्चा दीजिए, जो स्पीड पोस्ट जाना है। नया क्या जोड़ दिया गया है, कोरियर सर्विसेज प्राइवेट। ये कहा जाता है कि अगर प्लेंटिफ या प्लेंटिफ के एडवोकेट इस बात की डिमांड करते हैं कि जो प्लेंट की कॉपी है वो डिफेंडेंट को जो भिजवाना है, कोरियर सर्विसेज का प्रयोग किया जाए। तो देखो जो भी डिमांड वो करते हैं उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो सेकंड कॉपी रहेगी और सेकंड कॉपी के ऊपर एक कवरेज लेटर रहेगा। कवरेज लेटर कौन लगाएगा, कोर्ट, समन के रूप में। उसमें कोर्ट डिफेंडेंट के लिए नोटिस लिखेगा कि आपके खिलाफ मेरे कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल हुआ है और सिविल सूट एडमिट हो गया है, सिविल सूट का ये नंबर है, आपको प्लेंट की कॉपी भिजवाई जा रही है, प्लेंट की कॉपी मिलने के बाद आप अपना जवाब दाखिल करिए। ये कवरेज लेटर प्लेंट जो सेकंड कॉपी उसके ऊपर लगा रहेगा, तभी तो डिफेंडेंट आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ क्यों आएगा वो। तो ये कहा गया कि ये जो प्लेंट की कॉपी सम्मन के साथ होती है, इसको कंप्लायंस कराया जाता है किस पे, डिफेंडेंट पे, प्रतिवादी पे। प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को 22 जून को मिल गया, 23 जून को मिल गया, 26 जून को मिल गया, 30 जून को मिल गया, जिस दिन उसको क्या हो जाएगी, कॉपी रिसीव हो जाएगी, कॉपी रिसीव हो। पढ़ते हैं। अब देखिए प्लेंटिफ का जो प्लेंट है, ओरिजिनल कॉपी ये कोर्ट के पास उसी दिन पहुंच गया था जिस दिन प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया था। अब जवाब आ गया WS। तो प्लेंट किसने फाइल किया था, प्लेंटिफ ने, वादी ने। WS कौन देता है, डिफेंडेंट, प्रतिवादी, डिफेंडेंट। अब ये कहा गया कि कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि जब उसके पास WS आ जाए, उसके पास लिखित कथन आ जाए, जवाब आ जाए, तो देखो प्री के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है WS फाइल करने की टाइम। तो नॉर्मल कंडीशन में 30 डेज और एक्सेप्शनल कंडीशन में अपवादी की स्थिति में उसको बोला गया है कि 90 डेज। जो 90 डेज है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे 30 + 60। अगर 30 दिन के भीतर WS नहीं आता तो 60 दिन का समय बढ़ा दिया जाता है, तो वो 30 + 60 हो जाता है और बन जाता है वो 90 डेज। ठीक है, ये आप लोग को इसको याद रखना है। हमने आपको बताया कि जो प्लेंटिफ का प्लेंट है वो पहले से ही कोर्ट में था, और फिर याद करो सेक्शन 26 ऑर्डर 1, 2, 4, 7 बार बार याद करिए तो याद हो जाएगा। अब ये डिफेंडेंट का WS किस में आता है, तो डिफेंडेंट जो अपना WS देता है वो देता है ऑर्डर 8 रूल फर्स्ट। ऑर्डर 8 रूल फर्स्ट में डिफेंडेंट अपना जवाब लगाता है। ये प्री के लिए जब पूछा जाएगा कि जो प्रतिवादी है अपना लिखित कथन WS किस में लगाता है, तो इस पर सेक्शन नहीं है, इस पर क्या है, ऑर्डर 8 रूल फर्स्ट है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है कि जब ये दोनों चीज़ आ गया तब कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है। अब कोर्ट की जिम्मेदारी ये है कि ये देखे कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में
किन किन बातों को लेकर विवाद है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कौन कौन से पॉइंट पर डिस्प्यूट है। अब देखिए ध्यान से, अब कोर्ट को WS आने के बाद 14 डेज का टाइम दिया गया। जिस दिन WS आ जाता है उसके बाद कोर्ट को 14 दिन का समय दिया जाता है, 14 डेज। इसमें यह कहा जाता है कि प्लेंटिफ के प्लेंट को आप देखिए और डिफेंडेंट के WS को देखिए और ये देखिए कि दोनों के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है। तो जो डिस्प्यूट होता है उसको 14 डेज के अंदर कोर्ट को बनाना होता है। इसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इसको बोलते हैं वाद बिंदु की विरचना, वाद बिंदु की विरचना। ये कोर्ट को करना है और ये जो कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज करेगा इसकी 3 कॉपी बनेगी। इसकी क्या होगी? 3 कॉपी बनेगी, 3 कॉपीज। 3 कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा? ओरिजिनल कॉपी कोर्ट अपने पास रख लेगा, जो ओरिजिनल कॉपी है ये कोर्ट अपने पास रख लेगा इश्यूज़ की। एक कॉपी प्लेंटिफ के एडवोकेट को दे देगा, प्लेंटिफ के एडवोकेट को, एक दे देगा डिफेंडेंट के एडवोकेट को, ठीक। और ये कहा जाएगा कि ये अब इसी पर चलेगा आप लोग का मुकदमा। जो कोर्ट होता है उसका काम होता है इश्यूज़ को डिसाइड करना, वाद बिंदुओं पर निर्णय देना। जब इश्यूज़ बन जाता है तो इश्यूज़ बनने के बाद फिर क्या होता है कि 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 डेज। किस लिए दिया जाता है? इश्यूज़ बनने के बाद इन दोनों लोग को एक साथ, प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को, वादी और प्रतिवादी को 15-15 दिन का समय, यानी 15 दिन के अंदर वादी को भी, 15 दिन के अंदर प्रतिवादी को, दोनों लोग को क्या फाइल करना रहता है? लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस। कि आप लोग अपने मुकदमे के दौरान, जो आप लोग का सिविल सूट अब चलने जा रहा है, आप कौन कौन से विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे। तो देखो 7 प्रकार के विटनेसेस होते हैं, उन्हीं को आपको लिस्ट देना होता है। ओरल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। मौखिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य। ये लिस्ट देनी है इनको और इनको। ये 15 दिन के अंदर प्लेंटिफ अपनी लिस्ट को कोर्ट को फाइल कर देंगे और डिफेंडेंट भी फाइल कर देंगे। अब पूरी तैयारी हो गई मुकदमा चलने के लिए, अब केस स्टार्ट होने जा रहा है। जब ये सब पूरा हो जाता है तब कोर्ट, जो सिविल कोर्ट होती है, वो डेट लगाती है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, परीक्षा की। देखो 4 प्रकार के एग्जामिनेशन होंगे। पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं प्रति परीक्षा। तीसरा होता है री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा। और लास्ट में होता है फर्दर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पुनः फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, फर्दर क्रॉस, पुनः प्रति परीक्षा। ये 4 एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये ध्यान रखिए कि ये सबसे टाइम टेकन होता है। इसमें सबसे पहले प्लेंटिफ की एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर प्लेंटिफ के जो विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन चीफ होगा, इसके बाद जो डिफेंडेंट के काउंसिल हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये जो पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ये टाइम टेकन होता है, तब कोर्ट अगली डेट लगाता है आर्गूमेंट, आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं बहस।
अब इस डेट पर दोनों पार्टीज़ के, प्लेंटिफ के एडवोकेट और डिफेंडेंट के एडवोकेट क्या करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। इसी दौरान उनके पास अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ला है, कोई उनके पास प्रेसिडेंट है, पूर्व निर्णय है, तो वो भी कोर्ट को देते हैं। जब ये आर्गूमेंट पूरा हो जाता है तो कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर रिजर्व, ऑर्डर को रिजर्व कर लेता है। ठीक, कि अब सारी चीज़ पूरी हो गई, अब कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। देखिए, सिविल सूट का अलग निर्णय होता है, क्रिमिनल सूट का अलग निर्णय होता है। जो सिविल सूट का निर्णय होता है वो क्या होता है, जजमेंट। जिसके पक्ष में कोर्ट डिसीजन देता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्री होल्डर, इसको बोलते हैं डिक्रीधारी। और जिसके अगेंस्ट निर्णय देता है उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर, निर्णित ऋणी। तो जो मुकदमा जीतता है उसको डिक्री होल्डर बोलते हैं, डिक्रीधारी। जो मुकदमा लूज करता है, हारता है, उसको हम लोग बोलते हैं निर्णित ऋणी, जजमेंट डेटर। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जो व्यक्ति मुकदमा, मान लीजिए एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दिया गया तो जेल भेज दिया जाता है, एक्विटल हुआ बोलते हैं आप जाइए छुट्टी यहाँ से। यहाँ पर तुरंत लागू नहीं होता। जब ये आज डिक्री होल्डर बन गए और ये जजमेंट डेटर बन गए तो जजमेंट डेटर को 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है, 30 डेज़, 30 दिन का। और ये कहा जाता है 30 दिन के भीतर जो विवादित चीज़ थी, चाहे आपको पैसा देने के लिए बोला गया, आपको कोई मकान, आप किराए पे रहते थे, मकान खाली करने के लिए बोला गया, आपको कोई भी निर्देश दिया गया, 30 दिन के भीतर उसे पूरा कर दीजिए। निर्णित ऋणी को जजमेंट होने से 30 दिन का समय दिया जाता है कि 30 दिन के भीतर आप वो धनराशि, कैश या कोई काइंड्स डिक्री होल्डर को दे दो। ठीक, अगर ये 30 दिन के भीतर दे देते हैं तो बोला जाता है डिक्री कंप्लायंस हो गया, डिक्री का एग्जीक्यूशन हो गया। लेकिन अगर 30 दिन बीत गया और 30 दिन तक ये चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं किए, तब स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। इसको बोलते हैं डिक्रियों का निष्पादन, और जो डिक्रियों का निष्पादन होता है वो अंडर सेक्शन 36 से लेकर 74 में। ठीक, तो देखिए आज हमने आप लोग को एक ब्रीफ बताया है कैसे सिविल सूट स्टार्ट होता है। अब हम एक बार फिर से बोलते जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, बाद में डायग्राम वगैरह सब देखिएगा। देखिए, सिविल सूट की स्टार्ट जो होता है वो प्लेंटिफ के प्लेंट से होता है। जो प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल करता है सेक्शन 26 ऑर्डर 1, 2, 4, 7 में। जब वो फाइल कर देता है तो क्या नाम है, कोर्ट के पास 3 ऑप्शन रहते हैं। या तो वो प्लेंट को रिटर्न कर दे कि भाई आप अपना प्लेंट ले जाइए, मेरे जुरिस्डिक्शंस में नहीं आता, ऑर्डर 7 रूल 10 में। या वो प्लेंट को रिजेक्ट कर दे, ऑर्डर 7 रूल 11 में, या प्लेंट को एडमिट कर ले। तो अगर प्लेंट एडमिट हो जाता है तो प्लेंटिफ से कहा जाता है आपको 7 दिन का समय दिया जा रहा है, आप अपने प्लेंट की सेकेंड कॉपी को कोर्ट के सम्मन के साथ डिफेंडेंट को भिजवाना है। चाहे आप पर्सनली जाके दीजिए, चाहे कोर्ट के मैसेंजर के द्वारा दीजिए, चाहे स्पीड पोस्ट करिए, चाहे कोरियर सर्विसेज करिए, जो भी करिए। फिर इसके बाद ये कहा गया कि डिफेंडेंट को अगर जिस दिन प्लेंट की कॉपी मिल जाती है तो डिफेंडेंट को कहा गया नॉर्मल कंडीशन में 30 डेज़, और अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल, कोई आपवादिक स्थिति है, कोई आपके आगे मुसीबत है, तो 30 डेज़ में 60 डेज़ और बढ़ा दिया जाएगा, 90 डेज़ में आपको अपना जवाब लगाना है। जो जवाब लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, ऑर्डर रेट रूल 1 में। जब डिफेंडेंट का WS आ जाता है तो कोर्ट को कहा गया कि 14 दिन आपको समय दिया जा रहा है। ये 14 डेज़ में आप तय करिए कि वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है। जो चीज़ डिस्प्यूट है उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़। तो कोर्ट क्या करती है, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, इशू नंबर 4 ऐसे बनाती है। वाद बिंदु संख्या 1, वाद बिंदु संख्या 2, वाद बिंदु संख्या 3, 4 ऐसे।
और 3 कॉपी में बनाती है, ओरिजिनल अपने पास रख लेती है और सेकंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को। जब ये मिल जाता है तो 15 दिन का दोनों लोग को समय दिया जाता है कि आप लोग अपने विटनेसेस की लिस्ट को फाइल करिए, कि आप लोग 7 प्रकार के जो विटनेसेस होते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट लाना है, डॉक्यूमेंट्री दीजिए, ओरल दीजिए, जो भी हो लिस्ट दे दीजिए। जब वो आ जाता है तो सिविल ट्रायल स्टार्ट। तो सिविल ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब की कराई जाएगी। प्लेंटिफ की भी होगी, डिफेंडेंट की भी होगी, प्लेंटिफ के जितने विटनेसेस हैं उनकी होगी, डिफेंडेंट के जो विटनेसेस हैं उनकी होगी। जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट अगली डेट लगाता है फॉर आर्गूमेंट, बहस। उस दिन केवल दोनों पार्टीज़ के एडवोकेट ही बोलेंगे, उस दिन पार्टीज़ की कोई स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर रिजर्व कर लेता है कि अब हमको इस पर क्या करना है, निर्णय देना। अब जो कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करता है उस पर जो निर्णय देता है वो या तो जिसके पक्ष में देगा वो बन जाएगा डिक्री होल्डर, और जिसके विपक्ष में देगा वो बन जाएगा जजमेंट डेटर। जो जजमेंट डेटर होता है, निर्णित ऋणी होता है, उसको 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि निर्णय होने की तारीख से 30 दिन के भीतर आप वो अमाउंट, अगर कोई डैमेजेस वगैरह डिसाइड हुआ है या वो वस्तु जो भी है वो आप डिक्री होल्डर को दे दो। अगर 30 डेज़ के भीतर वो दे देता है तो वेरी गुड, नहीं देता है तब जो डिक्री होल्डर है उसको कहा गया कि अब आप क्या करिए, एग्जीक्यूशन कराइए, डिक्रियों का निष्पादन कराइए। डिक्रियों का निष्पादन का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। हम कोर्ट के सामने बताते हैं कि आपके द्वारा दिए गए निर्णय को नहीं मान रहा है जजमेंट डेटर, और 30 दिन का समय भी हो गया है। इस 30 दिन के भीतर उसने न तो हमको दिया सामान और पैसा, और न ही बड़ी कोर्ट में कोई उसकी अपील वगैरह एडमिट हुई है। तो स्टार्ट हो जाता है धारा 36 से लेकर 74, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। अब देखिए ये आप लोग को भेज दिया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो 1-2 घंटे में या लेट नाइट तक आप लोग इसको देखिएगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग को क्या करना है, टेबल फॉर्म में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। टेबल फॉर्म में क्या किया जाएगा, एक तरफ जो सेक्शन 2 में शब्द हैं उनको दे दिया जाएगा और एक तरफ दे दिया जाएगा सेक्शन। जैसे एक तरफ दे दिया गया डिक्री होल्डर, ऑर्डर, जजमेंट, और दूसरी तरफ सेक्शन दे दिया जाएगा। और डिसऑर्डर में आपसे कहा जाएगा टेबल ए को टेबल बी से मिलाइए। तो कल आप लोग को हम चार्ट बनवा देंगे, उस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो जो सेक्शन 2 से क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग आराम से कर लेंगे। फिर हम लोग सेक्शन नंबर जो 9 है, नेचर ऑफ सिविल सूट, उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 10 में रेस सब जुडिस को डिस्कस करेंगे, और सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकाटा को डिस्कस करेंगे। कल इतने क्लासेस आप लोग की चलेंगे, ठीक है।